सब्जेक्ट का नाम जो हम लोग आज पढ़ाएंगे दैट इज शेयर रिपोर्टिंग एंड शेयर स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आप सिलेबस देखेंगे यहां पर ये पेपर है डीएससी स्पेशलाइजेशन पेपर है 6.1 ए सेमेस्टर 6 का नंबर 1 पेपर ए फॉर योर स्पेशलाइजेशन इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। chapters to be covered, क्या क्या उस चैप्टर में आएगा? होल्डिंग कंपनी, इंटरनेशनल इंडियन इंड एस जिसका फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडिया का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। नंबर 3 फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअली आप लोग देखेंगे तो मैं इसको कहता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पार्ट, शेयर रिपोर्टिंग के भीतर। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें क्या है? उसके भीतर आएगा इंट्रोडक्शन of financial statement analysis, and tools। उसके बाद आएगा रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आएगा फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। ओके, आपको जान के हैरान होंगे आप लोग, क्या इसका मार्क्स है 15, इसका मार्क्स है 15, इसका मार्क्स है 10, इसका है 20, इसका है 10, 15। और चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, 5 चैप्टर्स। यस बेटा, 5 चैप्टर्स। क्वेश्चन पैटर्न, ग्रुप ए क्या होगा?
5 questions into 5 marks. Sorry. 4 questions into 5 marks. That is equal to 20. ग्रुप बी होगा 4 questions into 15 marks. That is equal to 60. 75 मार्क्स हो रहा है जो चैप्टर्स में मार्क्स जो दिए हैं. Sorry, 75 हो रहा है. 75. I think हाँ 75 हो रहा है. ओ रेशियो कितना दिया है? 20. होल्डिंग कंपनी 20. आई थिंक ये 20 होगा. 20. यस. जितना तक अभी तक बात हुआ है मेरे साथ, ये दोनों पार्ट, ये कौन है? बेटा प्रोफेशन होल्डिंग कंपनी एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो मैं कराऊंगा. रेशियो एनालिसिस एंड एफएसए संवाद सर कराएंगे. शायद सर कैश फ्लो फंड फ्लो कराएंगे, बिकॉज अभी तक 3 नंबर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुआ है. ये अल्टीमेटली क्लास खत्म, सिलेबस किसका कितना होता है उसके ऊपर डिसाइड करेगा. ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को कराऊंगा होल्डिंग कंपनी एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये मेरा काम है. तो पहले आ जाते हैं. यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए. यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेरी यहां तक? हेलो? नो सर. नो सर. नो सर. तो नो सर तो नो सर, कुछ क्या बोल सकते हैं. यहां तक अगर कोई सवाल नहीं होता है तो मैं आप लोगों को मेरा आज का विषय शुरू कर दूंगा. चलिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एरियाज टू बी कवर्ड. कौन कौन एरिया के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेंगे? Framework for presentation and preparation of financial statement in accordance with Ind AS.
the presentation and preparation of financial statement in accordance of Ind AS. दूसरा, that is 1. Number 2, property Ind AS 1. Ind AS 1 ये क्या है सर? Ind AS 1 होगा आप लोगों के लिए preparation and presentation of items in financial statement. Preparation and presentation of items. That is Ind AS 1. Number 3, property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Ind AS 16. Earning per share. Ind AS 33. ये आपको करना पड़ेगा। ये 4, इसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और एक आपका क्या है? ये आपका है आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। तो ये चैप्टर 4 चैप्टर करने से ही हम लोगों का 15 मार्क्स पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग टू इंड एस। ये बोलने से पहले मैं आपको कुछ स्टोरी बताऊंगा, वो आपको ध्यान में सुनना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट तो छोड़ो, स्टूडेंट टीचर लोगों के पास भी है। हम लोगों के पास ऑलरेडी आज का डेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मैंने ही आपको डिप्रिसिएशन कराने के टाइम AS 10 का नाम बोला था। क्या बोला था? अभिजीत सर 10, AS 10। लेकिन आपने आज क्या लिखा है? इंड AS, मतलब अभिजीत सर का भी इंडियन वर्जन। यस, इंडियन वर्जन मतलब इंटरनेशनल वर्जन। देखिए, ऐसा कोई जगह, इंडिया आप लोग जानते हैं बेसिकली एक गरीब कंट्री था, लेकिन कंट्री का प्रोग्रेस के लिए आपको बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी, बड़ा मशीन इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट नीड्स अ ह्यूज मनी, डॉलर लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। इतना कैपिटल इंडिया में नहीं था, तो बहुत सारे सेक्टर में आज क्या हो गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउ किया गया है। तो जो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया, वो इसके लिए इनएविटेबल था, इंडिया को करना ही पड़ता था। तो इंडिया में अगर बाहर का लोग पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज वेल एज आज इंडिया का इकोनॉमी जिस मुकाम पे है,
जहां पर रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, जिसका बाहरी दुनिया में क्षेत्र में भी दे आर इंडियन मल्टीनेशनल्स, वो बाहर में भी आपका क्या करता है, बाहर में भी अपना बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इवन बाहर का स्टॉक एक्सचेंज में भी उसका शेयर लिस्टेड किया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम था, बाहर लोग जब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बाहर को लोग का मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, डिफरेंट कंट्री का है। और आप जहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप मान लीजिए आप है यूरोप में, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन इंडिया? आप किसी कंपनी में, मैं तो बोलूंगा कंपनी अच्छा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो कंपनी अच्छा है ना बुरा है? सर उसका फिनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ना पड़ेगा, उसका जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग है उसका बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं वो अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन सर कैसे वो डिसाइड करेंगे वो अच्छा है और बुरा है? मुझे तो वो लोगों का फिनेंशियल रिपोर्टिंग तो मेरे पल्ले में नहीं आएगा। यूरोपियन जो बंदा है उसको कैसे पता चलेगा इंडिया में घर में कैसे रिपोर्टिंग होता है? और इंडिया का जो रिपोर्टिंग स्टाइल है वो यूरोपियन स्टाइल के साथ मैच नहीं करता है। तो आप लोगों को दिमाग में आया चलो यूरोप की तरफ हिट कर देते हैं। यूरोप में तो एक कंट्री नहीं है, यूरोप में तो बहुत सारे कंट्री है, यूके है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटाली है, सबके लिए अलग अलग बनाऊं? चाइना से भी कोई इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए अलग बनाऊं? जापान इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, उसके लिए अलग बनाऊं? थाईलैंड, मलेशिया इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए अलग बनाऊं? इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया तो रिपोर्टिंग का खर्चा देते देते पागल हो जाएगा, उसके बाद तो काम करेगा। तो इट इज बेटर, आप लोग ही सोचिए, अगर वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता, यस सर, अगर एक सारा दुनिया एक स्टैंडर्ड मान के चलता तो कितना आसान होता। यस, यही मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो लंदन में है, उसने क्या किया, एक बोर्ड स्थापन किया गया जो ये पूरा हार्मोनाइजेशन का काम, हार्मोनाइजेशन मतलब ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालो जो सारा दुनिया फॉलो कर सके, उसके ऊपर काम कर रहा था। उसने 2 प्रकार का स्टैंडर्ड निकाला है, IAS, इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS 1 से 41 तक निकाले हैं। उसके बाद उसने क्या किया, IAS निकालना बंद कर दिया। अब जो करते हैं वो लोग अब IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आई थिंक 18 तक स्टैंडर्ड वो लोगों ने निकाल चुके हैं। तो ये लोग निकाल चुके हैं, लेकिन ये लोग सारा दुनिया को 2 ऑप्शन दिया है। आप लोग चाहे उसको क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस? मैं आपको सिंपली एक तरीका, एक लैंग्वेज में सिखा देता हूं। आज से 20-25 साल पहले आप लोगों का मम्मी को देखिए, नानी को देखिए, वो लोग क्या किया था, दूसरे घर से यहां पर आ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो जो नियम घर का आपका बुजुर्ग जो जो नियम फॉलो किया था उसको वो उसने क्या किया, उसको उसको आपका मम्मी ने उसको मान लिया था विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। आपको काम करना नहीं है, ठीक है, काम करना नहीं है। आपको पढ़ाई बंद कर देना है, आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। आपको घर का बर्तन, चूल्हा, चक्की, बच्चा देखना है, हाँ करना है। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। जितना लड़की यहां पर है, अगर कोई आप लोगों को लड़का बोलेगा, मतलब जो आप लोगों का हस्बैंड होगा इन फ्यूचर, आपको नौकरी नहीं करना है, जो आप करना चाहते हैं, आप लोग क्या राजी होंगे? जितना लड़की है मैं सबसे पूछ रहा हूं। कभी नहीं। नो सर, सर पढ़ाई लिखाई कर क्यों रहा हूं? करूंगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सब अपना ओपिनियन मेरे ऊपर थोप देंगे और मेरा कुछ मैटर आप शेयर नहीं करेंगे, इससे क्या फैमिली चलेगा? आप लोग राजी होंगे? लड़की लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग लड़की लोग राजी होंगे? नो सर। नो सर, नॉट एट ऑल। मैं आप लोग का भी सुनूंगा, आप लोगों को भी मेरा सुनना है। मतलब आप धीरे धीरे सिस्टम के साथ एक्वेंटेड हो रहे हैं। आपका जिंदगी आप क्या कर रहे हैं जानते हो? कन्वर्ज कर रहे हो। किसके साथ? आपका
जिस फैमिली में आपका शादी हुआ है उसके साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों का मम्मी ने क्या किया जानते थे? अडॉप्ट किया था। वो जब आपके पापा का मायके से आपका पापा के घर में आए थे, इमीडिएट एक दिन के भीतर उसने खुद को अडॉप्ट कर लिया, उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कन्वर्ज करेंगे, धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। मम्मी ने एक दिन में अडॉप्ट कर लिया था। सो हार्मोनाइजेशन का दो तरीका उसने बताया था, एक था अडॉप्शन, एक था कन्वर्जेंस। इंडिया जो लोगों का पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, आप लोगों ने ये बात क्यों कहा? बिकॉज आप लोग क्लास करते हैं, पढ़ाई लिखाई आप में है, तो आप लोगों में साहस है, आप लोगों में स्पिरिट है, आप लोग बोल सकते हैं नो सर वी विल नॉट डू। लेकिन जो लोगों को ये साहस नहीं है, वो नॉट नेसेसरी पढ़ाई लिखाई के कारण के लिए, वो लोगों को बचपन से ही ऐसे प्रिपेयर किया गया था, वो लोग उसके ऊपर जवान नहीं चला सकते, तो वो लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो लोगों को वो मानना ही पड़ेगा। देयर इज अ नो ऑप्शन। तो छोटा छोटा कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लोगों ने क्या किया? जिसका अकाउंटिंग बहुत तगड़ा नहीं था, वो लोगों ने चुपचाप अडॉप्शन का पंथा अपना लिया। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो लोगों का तगड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से ही मौजूद था, वो लोगों ने बोला नहीं भाई, मुझे मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको कन्वर्ज करूंगा। तो मेरा इंडिया का रास्ता क्या है? कन्वर्जेंस। तो इसके बेसिस में इंडिया ने क्या किया है? धीरे धीरे मैटर को कन्वर्ज किया है। धीरे धीरे जितना इंडियन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया ने जो जरूरी समझा, उसको धीरे धीरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भीतर जो जो उसको जरूरत समझा, उसको धीरे धीरे स्टैंडर्ड को उसने अडॉप्ट नहीं, कन्वर्ज करता गया। तो इंडिया के लिए अडॉप्शन वर्ड एप्लीकेबल है? नो सर, इंडिया के लिए करना ही पड़ेगा, दैट इज कन्वर्ज। ये हार्मोनाइजेशन का काम इंटरनेशनली कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये हार्मोनाइजेशन का काम करता है। क्यों? बिकॉज अब तो कैपिटल किस एक कंट्री में सीमित नहीं है, ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर रहा है। ओवर द वर्ल्ड अगर बिजनेस चल रहा है, तो मुझे तो रिपोर्टिंग अगर डिफरेंट है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है सब रिपोर्टिंग का नॉलेज, अकाउंटिंग का सिस्टम याद करना। तो एक स्टैंडर्ड होगा तो वी कैन मैनेज। सारा वर्ल्ड फॉलो कर लिया है, अभी तक एक कंट्री का दादागिरी अभी भी कंटिन्यू है, दैट इज यूएसए, जिसका खुद का स्टैंडर्ड है FASB, जो खुद का स्टैंडर्ड खुद फॉलो करता है। मतलब अब क्या कर रहा है? वो पहले बोला था यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टिंग कराना है, आपको पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FASB के अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनुसार, यूएसए का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनुसार ही करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका देख रहा है उसका दादागिरी तो नहीं चलेगा, तो उसने क्या बोला है? चलिए, अगर यूएसए का स्टैंडर्ड फॉलो करके भी कोई चाहे तो लिस्ट करा सकता है, और कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS फॉलो करके भी कर सकता है। मैंने दोनों ऑप्शन ही अलाउ कर दिया। तो यूएसए का लिस्टिंग के लिए एक क्राइटेरिया है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, बाहर मुल्क में क्या हुआ? वो लोगों ने बोल दिया है अगर कोई इंडेस फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है तो वो अलाउ है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने तो अडॉप्शन नहीं किया, तो इसलिए इंडिया ने IFRS वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा। इंडिया ने उसका खुद का नाम दिया है, जिसका नाम है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, हम लोगों ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था वो क्या स्क्रैप हो चुका है? ना ना ना, अभी भी वो एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। ये आप लोगों के लिए IND-AS जो है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जो इंपॉर्टेंट आज के डेट में अवेलेबल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या? जो जो इंडियन मल्टीनेशनल्स कंपनीज है और जो जो बाहर मुल्क का कंपनी यहां पर आके बिजनेस करना नहीं चाहता, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हर कंपनी IND-AS फॉलो करेगा। तो ये IND-AS एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर IND-AS एप्लीकेबल है? IND-AS एप्लीकेबल है उसी कंपनी के ऊपर जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसका शेयर कैपिटल पहले एक लिमिट था,
500 करोड़ के ऊपर, देन 250 करोड़ के ऊपर, उसके बाद बोल दिया है और लिस्टेड कंपनी को ही इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर कर सकेगा। ओके। अच्छा, जो लोग सर स्मॉल कंपनीज है लेकिन लिस्टेड है, जो एसएमई कैटेगरी में लिस्टेड है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई कैटेगरी में जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो लोगों के लिए इंड एस कंपलसरी नहीं है। ये छोड़ के सब कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए इंड एस कंपलसरी है। उसका जो सब्सिडियरी है, उसका जो होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, वो उसके लिए भी क्या होगा, इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, तो ये था इंड एस किसके लिए एप्लीकेबिलिटी होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को जो करना है वो मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा लिटिल बिट मैं आप लोगों को एक चीज कराऊंगा। होल्ड कीजिए, मुझे एक बुक लगेगा। मैं आपको दिखाई दूंगा, वो अगर मिल जाएगा मुझे तो ये टाइम फ्रेम मुझे लगेगा। चलिए, रीजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस, क्या जरूरत था? फॉर प्रेजेंटेशन inflow of foreign direct investment in India Indian company operating in different countries over the world. To facilitate the investment climate. यहां से ही इमर्ज हुआ है क्या? Emerging of harmonization of accounting standard harmonization of accounting standard harmonization of accounting standards as a result क्या हुआ? अच्छा, और एक रीजन था क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल।
यहां पर ही हार्मोनाइजेशन हुआ था। तो हार्मोनाइजेशन का दो वे था, वन इज, क्या था हार्मोनाइजेशन का दो एरिया, एक एडॉप्शन और कन्वर्जेंस। इंडिया follows convergence with IAS। IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड and IFRS International Financial Reporting Standard। Issued by in IASB International Accounting Standard, International Accounting Standard Board। तो इंडिया फॉलोज कन्वर्जेंस विथ IAS एंड IFRS, जो किसने इशू किया है, IAS। एज अ रिजल्ट इंडिया ने क्या किया है, इंडिया डेवलप्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है IND-AS। मतलब जितना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और IFRS है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, स्टेटस क्या है इंडिया का, इंडिया follow two sets of accounting standards। इसके लिए two sets of accounting standard, एक है IND-AS that is Indian Accounting Standard। क्लास ठीक হয়েছে তো, পেরেছিস আজকে আরামে, वेरी गुड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। কি হয়েছে দে আমাকে, কি হয়েছে ওটা কাটা, ওটা বাটা, কিছু বলবে না। আচ্ছা তুই আমায় দি খাতাটা দে, তাড়াতাড়ি দে, 1 সেকেন্ড বেটা। হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে। तो दो सेट्स ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड क्यों, ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब हम लोगों को वैसा लोकल में जो कंपनी है
खिदिरपुर में जो बिरयानी का शॉप है वो भी क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? बिकॉज वो तगड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत क्रिटिकल इश्यूज है वहां पर, वो सब वो जानता है ना। ना वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? सर यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोगों ने हम लोगों को बचपन से क्यों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया था? आप लोगों ने हम लोगों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं फॉलो किया था? बिकॉज हम लोगों को 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। जो लोग सीए पढ़ेंगे, सीए में पढ़ेंगे, जो लोगों को 2 स्टैंडर्ड ही पढ़ना पड़ेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस भी पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को बीकॉम सिलेबस में सिर्फ 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल लेवल का, अर्निंग पर शेयर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंडेस 1। तो देखते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है। चलिए एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, देख लेते हैं किसके लिए इंडेस एप्लीकेबल है। वन 4/2016 from 1/4/2016 listed company having net worth more than 500 crores or unlisted company having turnover having थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। फ्रॉम 1/4/2016 से क्या होगा? लिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर 500 करोड़ और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ having net worth 500 crores. And parents, subsidiary and associate and joint venture of above। मतलब क्या होता है? 1/4/2016 से बोल दिया है जितना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है एंड उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से अबव है, और जितना अनलिस्टेड कंपनी है जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से अबव है एंड दे आर पेरेंट्स कंपनी। मतलब मैं लिस्ट में बताऊंगा तो 1,
2 and 3। क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो। लिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़, मतलब जो लिस्टेड नहीं है लेकिन नेटवर्थ है 500 करोड़। एनी पेरेंट्स कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सर ये पेरेंट्स और सब्सिडियरी किसको बोलते हैं? पेरेंट्स का मतलब है जो, और एसोसिएट का मतलब है, मान लीजिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है और बी लिमिटेड का 51% शेयर ए लिमिटेड होल्ड करता है, तो ए हो जाता है पेरेंट्स कंपनी और बी हो जाता है सब्सिडियरी कंपनी। वो मैंने ऑडिट के दौरान भी आपको समझाया था, फिर से एक बार रिपीट कर दिया। क्या बोला फिर से सर? ए एंड बी दो कंपनी है और ए होल्डिंग 50% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो 51% और मोर शेयर इन बी लिमिटेड, तो उसको क्या बोलेंगे? ए इज अ पेरेंट कंपनी और बी इज अ सब्सिडियरी कंपनी। सिमिलरली ए ने क्या किया? सी लिमिटेड पे 20% से ज्यादा होल्ड करके रखा है, तो इसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। मतलब सी लिमिटेड क्या हो जाएगा? ए लिमिटेड का एसोसिएट कंपनी। बी एक कंपनी है जो, जिसमें ए लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो ये जॉइंट वेंचर मतलब बी लिमिटेड और ए लिमिटेड में 50-50% शेयर है, जॉइंट वेंचर, तो वो हो जाएगा क्या? आपका जॉइंट वेंचर कंपनी। तो अगर ये कोई एक कंपनी अगर इंडेस फॉलो करना पड़ेगा तो उसका एसोसिएटेड सब कंपनी को जो इंडेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? फ्रॉम वन 4/2017 number 1, all the listed companies ब्रैकेट में other than company listed in SME sector, जो कंपनी एसएमई सेक्टर में स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टेड होता है वो लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। कौन बात कर रहा है? दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी having net worth more than 250 crores. Number 3, क्या नंबर 3? तो किसको अभी तक एस फॉलो नहीं करना पड़ेगा? मैं अब सवाल कर रहा हूं सर, इंडियन बिरयानी क्या उसका इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा? यस और नो? आप लोग बोलिए, मैं अलाउ कर रहा हूं बात करने के लिए। बोलो, क्या इंडियन कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा? यस और नो? इंडियन बिरयानी का दुकान को क्या इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा? यस और नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible to all of you? Hello?
Am I audible or not? हेलो, हाँ चलिए, यहां तक कोई सवाल है आपका? हाँ सर। सर बोल रहे, अगर कोई भी सर प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी, किसी का भी टर्नओवर अगर 500 करोड़ का ऊपर रहेगा तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100% उसको इंडेक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कोई एक नहीं, उसको इंडेक्स ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है जो करेगा। हेलो सर, हाँ, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कौन सा फॉलो करना पड़ेगा सर? इंडियन इंडिया अकाउंटिंग में सिस्टम? होल्ड दो वर्ड, इंडिया में क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है ना वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? वो क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहां पर आके वो बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मतलब मान लीजिए यहां पर गारमेंट में कोई फॉरेन कंपनी आके यहां पर गारमेंट मैन्युफैक्चर कर सकता है। शू, रिबॉक शू अमेरिकन कंपनी है, वो चाहे इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, अलाउड है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यहां पर आके कोई कंपनी नहीं एस्टेब्लिश करेगा, वो यहां पर जो एस्टेब्लिश कंपनी है वहां का शेयर खरीद सकता है। दैट इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपने बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे एक्सेट्रा। और दूसरा रूट है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप यहां पर शेयर में पैसा निवेश करोगे। तो जो शेयर में पैसा निवेश कर रहे हो, तो जिस कंपनी पैसा ले रहा है तो वो कंपनी के नेचुरली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, उसको तो इंडेक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो याद रखना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो इंडिया में कंपनी है, वो कंपनी अगर छोटा कंपनी वो लोग बनाएगा, ये क्या क्राइटेरिया में अगर सेट नहीं होगा, तो वो लोग क्या नहीं करेगा, वो लोग इंडेक्स फॉलो नहीं करेगा। लेकिन वो लोगों को इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, बिकॉज वो लोग तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मतलब देसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो लोगों को तो समझ में पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वो लोगों को सेट ऑफ अकाउंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बा आईएफआरएस में करना ही पड़ेगा। देयर इज अ नो ऑप्शन। हेलो सर, अगर हम श्रीलंका में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट, वहां पर कंपनी खोलते हैं, हाँ, तो सर तो हमको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा ना सर? कि ऑब्वियसली इंडियन अकाउंटिंग? वहां पर तो श्रीलंका गवर्नमेंट अगर तुमको बोल रहा है अडॉप्ट कर लिया है वो लोग तो। नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और इसलिए तो इंडिया के पास ऑलरेडी इंडेक्स मौजूद है। तो इंडिया के, बिकॉज आपने हार्मोनाइजेशन का दो टूल्स दिया था, एडॉप्शन और कन्वर्जेंस, और इंडिया ने कन्वर्ज Conversion। करके इंडेक्स बनाया था, तो आपको एक्सेप्ट हाँ। करना ही पड़ेगा। ओके सर। ओके, चलिए। तो फर्स्ट आप लोगों का ये था प्रीमियर मतलब फंडामेंटल्स। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग टू इज इंडेक्स। इसको बोला जाता है पिताजी का पिताजी, दादाजी। वाई पिताजी का पिताजी? बेटा का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका पिताजी का नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये है स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब ये कोई बेसिकली ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यहां कर बगल में देखो कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग जो जो पढ़ेंगे उसमें सब में ब्रैकेट में नाम नंबर रहेगा, AS1 AS16। देखिए यहां पर अगर गौर कीजिएगा, देखिए यहां पर AS1 है, यहां पर AS16 है, यहां पर AS13 है। लेकिन नंबर 1 में देखिए कोई ब्रैकेट में नहीं है इंडेक्स का नंबर। ये स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स है, इसमें कोई स्टैंडर्ड का नाम यही लिखा है। तो यहां पर स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है,
ये फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब एक थियोरिटिकल बैकग्राउंड देता है, बेसिक प्रिंसिपल देता है, जिसके ऊपर एस का डेवलपमेंट हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है उसके ऊपर। तो व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन व्हिच Ind AS are developed, standard of all standard, general principles for preparation and presentation of financial standard as per Ind AS। ये general principles for preparation and presentation of financial statement, मतलब ये general principles है जिसके ऊपर बेसिस में आपको क्लास करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ता है। हम लोग जिस दिन फर्स्ट क्लास किए थे कॉलेज में, वहां पर मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, कैसे आपका ये 3 साल आपका आप लोग बिताएंगे, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। वही आप लोगों के ऊपर इंपॉर्टेंट मैटर था। तो दैट इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल, जनरल गाइडेंस। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। ये क्या है फ्रेमवर्क? द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब concepts upon which Ind AS are based, and hence which is determining the how the financial statement are prepared and the information they contain. The framework is not an accounting standard. It provides the general principle upon which the accounting standard themselves were based. That is, the framework is the standard of all standards. However, it cannot override any specific standard. ये कोई स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करेगा, ये फाउंडेशन देता है हर स्टैंडर्ड का। तो दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल एरिया। पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या है पर्पस? पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क टू डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड गाइडेंस। ये फ्रेमवर्क जरूरी क्यों पड़ा था, क्यों जरूरी हुआ था फ्रेमवर्क डेवलप करने का? टू डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, 2 वर्ड, 2 पीपी याद रखना। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंड एस डेवलप के लिए कोई गाइडलाइन तो रहेगा जिसके बेसिस में आप लोग डेवलप करेंगे, वही गाइडलाइन देता है ये फ्रेमवर्क। असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंड एस एंड इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग इंड एस। फ्यूचर में जो इंड एस होगा उसका डेवलपमेंट के लिए आपको गाइडलाइन देता है। एग्जिस्टिंग जो एएस है उसको इवैल्यूएशन करने के लिए गाइडलाइन देता है। Assist in promoting the harmonization of regulation and accounting standard। मैंने पहले ही आपको बोला है हार्मोनाइजेशन। एक हारमोनियम का नाम सुने थे? हारमोनियम बचपन में, हारमोनियम क्या करता है? सब सुर को एक साथ मिलाता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनाइजेशन। सबको एक साथ मिला के निकलता है। Assist in promoting the harmonization of regulations and accounting standards। सब स्टैंडर्ड को एक साथ मिला के वो प्रोसीड कराता है। Assist auditor for forming opinion whether financial statement conform with Ind AS। ये ऑडिटर को असिस्ट कराता है क्या करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंड एस फॉलो किया है और नहीं, ये उसको ऑडिटर को गाइड करता है। Assist user for interpretation of information content in the financial statement prepared as per AS। ये जो यूजर्स, जो यूजर ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा, वो लोगों को गाइड करता है। ক্লাস ছুটতে এসেছি, বেঙ্গলটা পাঠাতে হবে। এটা তো হ্যাঁ, এটা না, এটা পড়ে থাকে। কি মাকে পাঠাও। ছাওয়া ছাওয়া চলে এসেছে। কিছু করার নেই, হবে না ছাওয়া ছাওয়া। আমি পারবো না, আমার কম্পিউটার লেখা হয় না, পাগল হয়ে গেল হবে না। ওটাতেই হবে, যা আমাদের হয় না এটা। এই 5টা দেখাচ্ছে না তারিখটা, আরেকবার পাঠাও। পড়া নেই, ক্লাস ফেলে দিয়ে চলে এসেছি। কমলিকা মিস কথা বলে যাচ্ছে তখন থেকে। স্ক্যানে কোন স্ক্যানে আমি পাঠিয়েছিলাম। চুপ করো, আমি পাঠিয়েছিলাম স্ক্যানে, মিস বলেছে। চুপ করো, মিস বলেছে স্ক্যানে হয় না, চেকিং হয় না, দাও দিতে পারে না। করতে হবে।
तो पर्पस क्या था, ये 5 पर्पस था बेसिकली। गाइड करना, क्या गाइड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन के लिए गाइड करना, ऑडिटर को गाइड करना है। दूसरा, फ्यूचर जो डेवलपमेंट होगा इन डेज का, उसको गाइड करना है। एग्जिस्टिंग इन डेज का इवेल्युएट करने का लिए गाइड करना है। ओके, तो ये सब काम होता है फ्रेमवर्क का पर्पस। स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या क्या काम होगा, इस फ्रेमवर्क में किस किस विषय के ऊपर बात किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, সম্ভব নয়, এবার যাও। Qualitative characteristics that determine the usefulness of financial information, definition, recognition, measurement of element of financial statement, concept of capital and maintenance of capital. ये इस यहां पर ही हम लोगों ने काम करेंगे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा लोग यूजर है, देखिए ये आप लोगों ने पहले भी सेमेस्टर 1 में मैंने आपको कराया था, आप लोगों के ऊपर बोलना कुछ नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, किसको किसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस अप्रोच। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा, एम्प्लॉई जो देखेगा भाई वो कंपनी में रहूंगा और नहीं रहूंगा, लेंडर जो यहां पर इन्वेस्ट पैसा लेंडिंग करेगा, उधार देगा, वो लोग देखेगा वो रिपे कर सकेगा और नहीं। सप्लायर देखेगा मैं जो उधार में माल दूंगा कंपनी क्या पेमेंट कर सकेगा। कस्टमर देखेगा मैं अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता हूं तो क्या इन फ्यूचर में ये प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई कर सकेगा। गवर्नमेंट देखेगा टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हुआ है और नहीं, और पब्लिक देखेगा क्या कंपनी कैसे सोशल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द रीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन देता है उसका यूजर्स किसके किसके काम में आता है, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई, लेंडर्स, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव है। एक, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी and to the know to the performance of the management। तो 2 काम के लिए आता है। एक, मैनेजमेंट को आपने जो रिसोर्स दिया था, एक्चुअली बिजनेस कौन चलाता है, मैनेजमेंट लोग, तो आप लोग अपना रिसोर्स मैनेजमेंट के हाथ में दे दिए, तो आप लोगों को देखना है मैनेजमेंट कैसे बिजनेस चला रहा है। एक, दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हुआ, 2, नंबर 3 कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ, 3 एंड 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, ओवर द पीरियड कितना कैश फ्लो जनरेट किया है, ये तीनों देखेगा। नाउ व्हाट आर द assumption फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द assumption फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 assumption इंपॉर्टेंट है। एक, एक्रूअल बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, और दूसरा गोइंग कंसर्न। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज द एक्रूअल बेसिस, मतलब कैश बेसिस में एक्सेप्ट करेगा ही नहीं इंडेस। एक्रूअल बेसिस मतलब एक्सपेंसेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर करेंगे। और दूसरा इनकम होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्न्ड, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस को हम मान के चलेंगे इन कमिंग ईयर भी बिजनेस कंटिन्यू करेगा, तो दैट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ द गोइंग कंसर्न, मतलब फोर्सिएबल फ्यूचर तक बिजनेस विल गो ऑन। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज assumed टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन मतलब परचेज, सेल, ये सब फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब जो हम फोर्सी कर सकते हैं, दूर जितना तक हम दूर फ्यूचर दे सकते हैं वो कंटिन्यू करेगा, मतलब परपेचुअल लाइफ। It is assumed that business has a perpetual life or infinite life. There is a no intention to discontinue its major operation in immediate future. मतलब उसका मेजर ऑपरेशन वो कमिंग ईयर में सेल नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
तो एक्रूअल कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। नाउ व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया, assumptions हो गया, अब उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूजर शुड बी अंडरस्टैंड द आइटम्स, मतलब ऐसा आइटम मत इस्तेमाल करना जो यूजर को पल्ले ही नहीं पड़ा। तो इतना जो यूजर है वो लोगों को अगर समझ में ही नहीं आएगा तो क्या करेगा? वेग आइटम बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब कोई एरर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर फ्रॉड एंड बायसनेस। Hence, information should be verifiable and neutral. It depends upon the substance over the form, prudence and completeness. What is the substance over the form? मैं आज आपको बता रहा हूं जो आप लोग किए थे। बोलिए तो हायर परचेज में आपने एसेट खरीदा है लेकिन पेमेंट 4 साल बाद करेंगे, आपने एसेट कैसे डेबिट कर लिया? बिकॉज सर ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज आप वहां पर आपने तो बोला था सर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होता है ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो लीगली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है? ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस है आपका तात्पर्य क्या है? आप बिजनेस एसेट को खरीदना चाहते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एसेट को खरीदना है तो यही अगर आपका तात्पर्य है तो आप उसको एसेट परचेज बोल के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। प्रूडेंस होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए रादर देन सब्जेक्टिविटी। कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मत दीजिए, पूरा चीज को कंप्लीट करके ही उसका दीजिए। मीनिंग रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब राइट टाइम में राइट फॉर्म राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। दैट इज यूजर के लिए जो जरूरी है वही इंफॉर्मेशन को आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है। दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो उसका डिसीजन मेकिंग में ही काम नहीं आएगा उसको देके क्या होगा? इट शुड बी एट द राइट टाइम, एट द राइट फॉर्म, एट द राइट पर्सन। कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब एक ईयर में वन टेक्निक यूज किया, दूसरे ईयर में दूसरा टेक्निक यूज किया, एक ईयर में फीफो, दूसरे ईयर में वेटेड एवरेज, तो क्या होगा? दो यूजर से वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कर क्या रहा है? एक बार स्ट्रेट लाइन, एक बार डिमिनिशिंग, मेरे समझ में ही तो नहीं आ रहा है। मतलब जो भी आप प्रोसेस फॉलो करेंगे एक ही प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे। मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग जो बचपन में पढ़े थे एकदम रूम नंबर N1 में, याद है? उस रूम में बैठ के मैं आप लोगों को पढ़ाया था एसेट लायबिलिटी इक्विटी, मैंने ये भी करा था। आप लोगों का ट्यूशन में अभी तक सब चैप्टर भी शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग हर डेफिनेशन को क्लियर करके ही जाएंगे। एसेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंसेस, तो धीरे धीरे आते हैं ये डेफिनेशनल पार्ट। एसेट किसको बोलते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं बोले हैं, किसको बोलते हैं? एसेट बोलते हैं इसी को कोई इकोनॉमिक रिसोर्स वो एंटिटी कंट्रोल करेगा एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन किया था उसके बेसिस में एंटिटी के पास कोई रिसोर्स आया है जहां से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी में फ्लो करेगा। एंड इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी। एम्प्लॉय, बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, क्या आप आपका एसेट है? नहीं, एसेट बोल के नहीं दिखा सकते, क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ओके मैंने एम्प्लॉय कराया था, फ्यूचर बेनिफिट देगा वो भी ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस 100% इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, कैन इट बी कंट्रोल बाय द एंटिटी? नो सर। अगर आप एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बोल सकते एक एंटिटी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, ये गारंटी दे सकते हैं? नो। सिंस यू कैन कंट्रोल, इसको आप एसेट नहीं मानेंगे। तो एसेट का डेफिनेशन क्या है सब एक साथ? एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड to flow to the entity. Now what is the definition of liability?
अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैंने ये एसेट का डेफिनेशन दिया है, एसेट को कैसे बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे और नहीं करेंगे, कब करेंगे कब लिखेंगे वो नहीं बताया है। गौर से मैंने एसेट का डेफिनेशन दिया है लेकिन एसेट का रिकॉग्निशन मैंने नहीं बताया है। लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, आज के डेट में वो जिम्मेदारी आपके पास है, आपको निभाना पड़ेगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। फ्यूचर में प्रोबेबली लोन लिया था या कोई खर्चा किया था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, फॉर विच आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आर एक्सपेक्टेड, जिसके लिए आपका रिसोर्स बाहर जाएगा। कौन सा रिसोर्स? इकोनॉमिक resources are expected to flow, which for which outflow are expected। ठीक है, तो that is the asset and that is the liability। now what is the equity? मैंने आप लोगों को तब भी बोला था अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, जहां से फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आया था, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो मैं बोल सकता हूं एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो मैं बोल सकता हूं टोटल एसेट में टोटल इकोनॉमिक रिसोर्स, वहां से अगर मैं मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन माइनस कर देता हूं, जो मेरा रेसिड्यू रहेगा वही मेरा ओनर्स का पार्ट है। इक्विटी, इक्विटी किसका पार्ट है? ओनर लोगों का पार्ट। तो एसेट इज अ रिसोर्सेस, लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, इक्विटी क्या है? रेसिडुअल इंटरेस्ट, बैलेंसिंग फिगर। क्या रेसिडुअल इंटरेस्ट? इन द एंटिटी। क्या रेसिडुअल इंटरेस्ट? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज in the asset of the company after deducting all liability। मतलब asset minus liabilities equal to equity। clear? equity क्या है? asset minus liability, that is equity, that is a residual interest, जो बचा कुचा है। elements directly related to the measurement of financial position in the balance sheet are बोल रहा है एलिमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये बाद में आता हूं। element directly related to the measurement of financial performance in the statement of PL are क्या क्या? इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो पहले क्या लिखा था? एक सेकेंड, ये क्या था? देन एलिमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट आर एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। लैंग्वेज क्लियर है? एलिमेंट्स दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए पोजीशन देखने के लिए मुझे तीन एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। अब एलिमेंट directly related to the measurement of financial performance in the statement of profit and loss are income,
and expenses. ओके, तो व्हाट इज इनकम? देखिए यहां पर डेफिनेशन थोड़ा अलग से दिया है, इंडियस में जो डेफिनेशन है वही फॉलो करना पड़ेगा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, मेरा इकोनॉमिक बढ़ रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंट फ्यूचर में नहीं बोल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड में मैं काम कर रहा हूं वहां पर बेनिफिट बढ़ रहा है। इन फॉर्म ऑफ, कैसे बढ़ रहा है? इनफ्लो और इंक्रीज ऑफ एसेट, इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ एसेट, एसेट बढ़ रहा है, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड आपका इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, कैसे? आइदर मेरा एसेट इंक्रीज करेगा और मेरा लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। एसेट मतलब मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ेगा और लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन घटेगा। एज ए रिजल्ट इक्विटी इज इंक्रीज, जिसका इफेक्ट में क्या आएगा? इक्विटी बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, वो नहीं बोल रहा है। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा, एज वेल एज मेरा इक्विटी बढ़ेगा। सर कैपिटल इंट्रोडक्शन भी तो मेरा इक्विटी ही बढ़ाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी मतलब एसेट भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, क्या बोला है? अदर देन कंट्रीब्यूशन और विथड्रॉन फ्रॉम इक्विटी, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट। सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। आपने एक एसेट खरीदा है, जर्नल क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, ओके मान गया। एसेट इंक्रीज हुआ है, यस एसेट बढ़ गया है। एज ए रिजल्ट क्या इक्विटी इंक्रीज किया है ना? मेरा एक एसेट इंक्रीज हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंक्रीज एसेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो मेरा इक्विटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी जो इक्वेशन था उसमें इक्विटी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन मेरा कभी भी इनकम नहीं हो सकता है। तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ एसेट, आइदर एसेट इंक्रीज करेगा और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट उसका इफेक्ट क्या होगा? इक्विटी बढ़ेगा। इनकम होने से आपका इक्विटी बढ़ेगा। सर इक्विटी तो मेरा कैपिटल इंट्रोडक्शन से भी बढ़ सकता है ना? कुछ बोल दिया है, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, इक्विटी पार्टिसिपेंट से जो आपका बेनिफिट आ रहा है उसको छोड़ के बोल रहा है। ओके, देन व्हाट इज एक्सपेंसेस? ठीक उल्टा बोला है, देखो, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज ऑफ एसेट्स मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स, और ए स्लैश का मतलब और, दो एक साथ नहीं होगा। इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, ए स्लैश का मतलब और, एक साथ नहीं होगा। एज ए रिजल्ट इक्विटी डिक्रीज, एक्सपेंसेस होने से अगर मेरा इक्विटी डिक्रीज कर जाता है तो मेरा एक्सपेंसेस होगा। मतलब कोई ट्रांजैक्शन से मेरा अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाता है तो मेरा और क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी पार्टिसिपेंट मतलब डिविडेंड देने से भी तो मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स घट जाता है, इक्विटी भी डिक्रीज हो जाता है। यस, इसलिए तो बोला है अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी पार्टिसिपेंट, मतलब वो वाला को एक्सपेंसेस बोल के कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब एक्सपेंसेस का नॉट बी कंसीडर्ड एज एन, डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंसेस। क्लियर? द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो यहां तक मैंने जो पढ़ा था दैट इज ओनली डेफिनेशनल पार्ट, इसके बाहर मैंने कुछ नहीं आपको समझाया है। इट इज ओनली द डेफिनेशनल पार्ट। नाउ व्हाट, हाउ टू रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो था कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है। नाउ कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, कैप्चरिंग द एलिमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको लिखना पड़ेगा। कैसे? आफ्टर मीटिंग द डेफिनेशन, तो रिकॉग्निशन तभी होगा अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, और दूसरा
रिकॉग्निशन जो क्राइटेरिया है वो दोनों अगर सेटिस्फाई करता है तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा और डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, तभी उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखेंगे। तो क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? recognition criterion, चलो एसेट क्या कब रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ future economic benefit from the resources will probably flow to the entity beyond current accounting period। एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर इकोनॉमिक बेनिफिट आता है तो मेरा इनकम हो जाएगा, वो नहीं बोला है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेस, कौन सा रिसोर्सेस? इकोनॉमिक रिसोर्सेस विल प्रोबेबली मतलब आएगा, सैटन है, फ्लो टू द एंटिटी, प्रोबेबिलिटी लो है तब भी चलेगा, टू द एंटिटी बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड से भी बाहर या उसके बाद भी इसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो इसको एसेट बोलेंगे। इट्स कॉस्ट एंड वैल्यू इज मेजरेबल रिलायबली, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, नंबर 1 क्राइटेरिया, एंड फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो भी प्रोबेबल है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा फ्यूचर, एंड उसका जो कॉस्ट बा वैल्यू वो रिलायबली मेजर कर सकते हो। ये दो अगर आप कर सकते हैं तो वो आपका एसेट है। एग्जांपल, गुडविल सेल्फ जनरेटेड, गुडविल से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, दैट्स व्हाई गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एसेट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नॉट परचेज गुडविल। परचेज गुडविल के लिए क्या होता है, वो रिलायबली मेजर होता है, दैट्स व्हाई आप रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन यहां पर अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपको ये तो पता है फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट आप मेजर नहीं कर सकेंगे रिलायबली, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लायबिलिटी, रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विल प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब लायबिलिटी तभी रिकॉग्नाइज करोगे अगर उसका सेटलमेंट के लिए एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विल प्रोबेबली, शायद उसका सेटलमेंट के लिए आपका रिसोर्स का आउटफ्लो होगा। आई रिपीट, उसको सेटलमेंट के लिए फ्यूचर में आपका रिसोर्स का आउटफ्लो होगा। इट्स अमाउंट, उसका अमाउंट क्या होगा, इज मेजर्ड रिलायबली, कितना आउटफ्लो होगा वो भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तभी इसको लायबिलिटी बोल के आप जाएंगे। एक्सपेंसेस, रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज in economic benefit in form of decrease in asset और increase in liability, मतलब economic benefit decrease करेगा, कैसे, अब in form of asset और in form of liability, and दूसरा measure reliably। यहां पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, that is expenses का recognition के लिए financial statement में। Expenses are recognized in the statement of profit and loss based on the direct association between cost incurred and earnings। Example, आप सेल एंड सेल का एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, बिकॉज ये आपका अर्निंग के साथ एसोसिएटेड है। तो अर्निंग अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड
expenses are recognized in the statement of profit or loss based on direct association. Okay, expenses are recognized in the statement of profit or loss based on systematic allocation when कब economic benefit is expected to arise over the several accounting period. मतलब किसी एक्सपेंडिचर से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द पीरियड फ्लो करता है तो आप उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं. एग्जांपल क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, वो एक एक्सपेंडिचर है, उससे बेनिफिट ओवर द पीरियड आपको मिलेगा. अगर आपको बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलता है तो आप क्या करेंगे, हर ईयर में डिप्रिसिएशन एलोकेट करेंगे एक रीजनेबल बेसिस में. और एक एग्जांपल मैं देता हूं जो मैंने लास्ट कॉर्पोरेट में कराया था. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो आप करके रखे थे उसको क्या किया था, 2 साल 3 साल में इक्वली आपने अमोर्टाइज किया है. दैट इज आप अगर मानते हैं फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप ओवर द पीरियड उसको अमोर्टाइज करेंगे. तो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द एलोकेट करेंगे एक सिस्टमेटिक बेसिस में ओवर द पीरियड. लास्ट, expenses are recognized immediately in the statement of profit and loss when the expenditure produce no future benefit. अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है लेकिन उससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो आपको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे लॉस. वो भी माना जाएगा एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस के लिए रिकॉग्निशन के लिए 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है. एक, एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. एक्सपेंसेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन. एक्सपेंसेस इक्वल टू होगा लॉसेस अगर फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता है. तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं. COGS, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ये होगा डेप्रिसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंसेस होगा. ये आपका होगा बैड डेट मतलब और लॉस. इसको भी माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस. नाउ इनकम, रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंक्रीज इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी हैज अराइजन एंड मेजर रिलायबली. तो इनकम क्या है, एंड इंक्रीज, इनकम का डेफिनेशन बोल दिया है. अब बोल रहा है रिकॉग्निशन कब करोगे, एंड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड and increase in economic benefit related to increase in asset or decrease in liability. मतलब इकोनॉमिक इनकम से जो इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होता है वो आइदर एसेट को इंक्रीज कराएगा और लायबिलिटी को डिक्रीज कराएगा. डिस्काउंट रिसीव वो क्या करता है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स को डिक्रीज कराता है, वो भी मेरा इनकम है. एंड वो मेजर क्या होगा, रिलायबिलिटी अगर मेजर करते हो. So that is the concept of recognition. Asset, liability, expenses, income and expenses. Now, measurement of element of financial statement. ये जो financial statement है 3 प्रकार का आइटम वेरी इंपॉर्टेंट है. 1, that is financial statement का definition होना चाहिए. देन रिकॉग्निशन होना चाहिए, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. और थर्ड, मेजरमेंट कैसे करोगे. मान लीजिए कैप्चर तो करेंगे लेकिन कौन सा अमाउंट में कैप्चर करेंगे, रखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एलिमेंट को. हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस में ट्रांजैक्शन हुआ है. सेटलमेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू मतलब है द वैल्यू ऑफ एलिमेंट विच इज टू बी रिसीव्ड और पेड फॉर इमीडिएट सेटलमेंट. अगर मैं एसेट है अगर इमीडिएटली बेचता हूं तो कितना प्राइस मुझे लगेगा. पेड फॉर इमीडिएट सेटलमेंट, अगर लायबिलिटी है अगर इमीडिएट पे करना चाहता हूं तो कितना अमाउंट लगेगा. दूसरा प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं एसेट से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो उसका आज का डेट में वैल्यू कितना आएगा, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. सिमिलरली अगर आपको लायबिलिटी पेमेंट करना है तो फ्यूचर लायबिलिटी के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, उसका आज का डेट का वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. लास्ट इज द फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू का मतलब है एसेट एंड लायबिलिटी कौन सा प्राइस में आप एक्सचेंज कर सकते हो, सेटल कर सकते हो बिटवीन 2 नॉलेजेबल पार्टी, दैट इज कॉल्ड
फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो ये 4 प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना प्रकार से मेजरमेंट किया जा सकता है, आप ये 4 प्रकार का लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक ही कराएंगे। यहां तक कोई सवाल है तो करिए। इसके बाकी पार्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। सर एक्सपेंस